हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज से ही हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद ऐसी ही सीरीज ज्योग्राफी के लिए भी आएगी, ठीक इसी की तरह ही एक सीरीज सिविक्स के लिए भी आने वाली है। हम ये देख रहे हैं कि पूरे पूरे जो एक सब्जेक्ट है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में एक एक बार या दो बार, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ से फिर से सॉल्व किया जाए। क्योंकि देखो होता कुछ इस तरीके से है प्रोसेस कि हमेशा जो एक क्वेश्चन है ना उसके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है अगर वो पहले एक बार आ चुका है। तो इसी कारण से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि आपको इस बार के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अब देखो इसके अंदर भी एक सीरीज फॉलो होगी। हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ मिक्स वगैरह कर दिया है, नहीं, सीधा सीधा अपने चलने वाला है। क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो है वो कल्चर की हेल्प से कैसे फैलता है। ठीक है, आगे एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है 2013 में भी पूछा गया था, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन इन यूरोप। किस तरीके से कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसके वजह से यूरोप के लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अरे हमारा तो जो ये एरिया है, जो टेरिटरी है, वो क्या है, वो तो एक नेशन है। और नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब होता है कि हम सभी लोग एक जैसे हैं, एक टेरिटरी में रहने वाले हैं, हम सभी लोग क्या है, सेम है। ठीक है, और साथ ही हमें किसी भी तरीके से हमारे ऊपर मोनार्की जैसा कोई भी रूल हमें नहीं चाहिए, या फिर हमें इसे कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमारे इस पूरे यूरोप के अंदर फैलता है, किस तरीके से कल्चर इसे हेल्प करता है, वो जान लेते हैं। तो देखो आंसर की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हम नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में देखने वाले हैं। ठीक है, कल्चर का इसमें हम रोल देखेंगे। ओके, नेशनलिज्म डिड नॉट जस्ट ग्रो इन यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो हमारा नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर जो हमें देखने को मिला है, वो ऐसे ही ग्रो नहीं हो गया था किसी कॉन्फ्लिक्ट या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन के कारण। आगे बढ़ते हैं। इन यूरोप द आइडिया ऑफ द नेशन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं, वहां पे तो कल्चर की वजह से नेशनलिज्म आता है। द फैक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय द इंस्टांसेस बिलो। Nationalist sentiments in Europe were expressed and shaped via art, poetry, storytelling and music. ये कुछ वेज बताए हैं जिसके थ्रू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो यूरोप के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। A specific type of nationalist sensibility was generated by the European culture movement known as Romanticism. देखो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है यूरोप के अंदर जिस समय सभी लोगों के अंदर ये भावनाएं, ये फीलिंग्स जो है उसको जगाया जाता है कि आप सभी लोग क्या हो, एक नेशन का पार्ट हो। ठीक है, अब देखो सभी को जब बताना होगा कि आप लोग क्या हो, आप लोग किस तरीके से इस नेशन से जुड़े हुए हो, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको ध्यान करवाना होगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना होगा, उनके बीच में एक मूवमेंट चलाना होगा, ताकि वो मूवमेंट की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो सके इन थॉट्स, इन आइडियाज से कि अच्छा ऐसे काम होना चाहिए, अच्छा हमें नेशन बनाना है, अच्छा हमें है ना इस मोनार्की को यहां से हटाना है। तो ये सारी चीजें लोगों के समझ में कब आएगी, जब कोई तरीके का जो मूवमेंट है ना वो उनके लिए चलाया जाएगा। द वर्शिप ऑफ रीजन एंड साइंस वॉज क्रिटिसाइज बाय रोमांटिक पोएट एंड पेंटर्स। जैसे ही रोमांटिसिज्म आता है, रोमांटिसिज्म का दौर वो था जब सभी लोगों को ये चीज मानने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, या फिर मैं ये कहूं कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि वो चीज ये मान ले कि हमें है ना क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेशन की बात करनी है, हमें आर्ट्स की बात करनी है, हमें फीलिंग्स की बात करनी है, हमें किसी भी तरीके से है ना रीजन और साइंटिफिक टेक्स्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स की बातें नहीं करनी है। दे मेड एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ फीलिंग ऑफ अ कॉमन हेरिटेज सर्विंग एज द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। हेरिटेज का मतलब क्या हो सकता है,
जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडियन हेरिटेज की, तो इंडियन हेरिटेज क्या है? इंडियन हेरिटेज हमारे जो ये पुराने पुराने स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो ये बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी चीजें हमारे हेरिटेज ही तो हैं। हमारा कल्चर हमारा एक हेरिटेज है। हमारा हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो हमारे डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, ये हमारा हेरिटेज है। एक हेरिटेज से ही किसी भी नेशन का फाउंडेशन बनता है, उसका बेस तैयार होता है, और वही बात यहाँ पे उसने बोली है। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन इंस्टीट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स एंड इमोशन। देखो, किसी पर्सन को आप अपने फैक्ट्स से चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपनी फीलिंग से उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का भी यही मानना था कि जो मिस्टिकल फीलिंग है, इंस्टीट्यूशंस है, इमोशंस है ना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द कॉमन पीपल, अब देखो जर्मनी की बात आ रही है। जर्मनी के अंदर जो कॉमन पीपल है, आम आदमी, मैंगो मैन है, उसे डास वॉक कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटफ्रायर हर्डर, आर वेयर ऑथेंटिक जर्मन कल्चर कैन बी फाउंड इन फोक सॉन्ग, पोएट्री एंड डांसेस। जो गॉटफ्रायर थे, इन्होंने एक बहुत सही बात कही थी। वो ये बात कही थी कि देखो, हर एक जो हमारा कल्चर है, वो हमें कल्चर कहां देखने को मिलेगा? हमारे लोगों में देखने को मिलेगा। अब लोगों से क्या मतलब था इनका? इनका लोगों से मतलब ये था कि जैसे कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहने वाले स्पेसिफिक जो लोग हैं, उनका अपना एक स्टोरी है, अपना एक कल्चर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना किसी भी नेशन के लिए, वो उसका फोक कल्चर है। ठीक है ना? अब वो फोक कल्चर को आप ये समझ सकते हो, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक फोक डांस है घूमर। ठीक है ना? आप एक गुजरात का एक डांस आपने सुना होगा, गरबा। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही क्या है, लिमिटेड है। ठीक है? अब हम ये बात करें कि गरबा की, तो गरबा हाँ हो सकता है कि थोड़ा नेशनल, एक होता है नेशनल लेवल पे अब ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है हर जगह। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 100-200 ईयर्स पहले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ गुजरात वगैरह के एरियाज में ही देखने को मिलता था। अब तो क्या है ना, जैसे जैसे हमारे पास मॉडर्निटी आती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास चीजों को अडेप्ट करने का एक जो तरीका है ना, वो भी जल्दी जल्दी आते जा रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो शायद आपको जानकर बड़ा ही वो होगा कि अरे ऐसा भी था क्या? आज की अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं ना, तो इंडिया के अंदर ये जो मोमो के स्टॉल लगे रहते हैं ना हर जगह, वो इतने देखने को नहीं मिलते थे। पर आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो आज की तारीख में हमें मोमो स्टॉल हर जगह देखने को मिल जाता है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, या फिर मैं 10-15 साल पहले चला जाता हूं, तो हमने हमारे पूरे बचपन में, मतलब पूरी टीनेज के अंदर, कभी भी मोमो नाम की कोई चीज तो देखी ही नहीं थी कि अच्छा कोई मोमोज भी होता है जिसे खाना भी होता है। ठीक है ना? तो ये चीजें हमने देखी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज के कुछ टाइम पहले तक तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। पर अगर आप आज प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हर एक छोटे से छोटी स्ट्रीट के ऊपर भी आपको मोमो के स्टॉल्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया। अब इसके फायदे नुकसान क्या है, वो अभी यहाँ डिस्कस करने नहीं है, ये कर लेते हैं। फोकलोर एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस ब्लॉस्टर द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। जो फोकलोर है या फिर वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस है, एक स्पेसिफिक एरिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है। तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो है, फोकलोर्स जो होते हैं, वो उसने क्या किया, लोगों के अंदर, लोगों के मनों में नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स है ना, उनको एकदम यू ब्लास्टर कर दिया। मतलब उन लोगों को दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। आगे बात करते हैं कैरोल करस्नी की। यूज ओपेरा एंड म्यूजिक इन पोलैंड टू कमेंटेट दी कंट्रीज स्ट्रगल। एक कैरोल नाम के बंदे थे, कि कैरोल ने क्या किया कि पोलैंड के थे ये, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू लोगों को इस चीज के बारे में बताया कि अच्छा, नेशन जैसी कोई चीज होती है और कंट्री को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। द एनालॉजी ऑफ जर्मेनिया एंड मेरियानी, आगे देखते हैं, स्पार्क सेंटिमेंट अमंग दी पॉपुलेंस। जैसे जर्मेनिया हुए, और साथ ही साथ ये मेरियाने हुआ, या जो भी इसके कहते हैं मेरीन। अब देखो क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन हर एक जगह का अलग होता है। फ्रेंच पीपल इसको अलग तरीके से बोलते होंगे, हम इंडियंस जो है इसको अब हम बोल सकते हैं मरीन। ठीक है ना? मरियन की जो है वो उसकी बात की जा रही है। दोनों कौन थे? जैसे कि इंडिया के अंदर भारत माता है, ये वैसे ही जर्मन की जर्मेनिया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है ना? इटालियन यूनिफिकेशन जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन यूनिफिकेशन एक कहानी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आखिर इटली को किस तरीके से यूनिफाई किया गया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूं आपको। अगर आपको इटालियन यूनिफिकेशन एकदम अच्छे से डेप्थ में समझना है, अगर आप चाहते हैं कि उसे आप एकदम मैप्स के थ्रू, एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको देखना है,
तो आप इटालियन यूनिफिकेशन का वीडियो जो है स्कोरशाला से लिख के आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको इटालियन यूनिफिकेशन का वीडियो मिलेगा। और इन केस में आपको 100% इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने इस पूरे चैप्टर का कोई वीडियो नहीं देखा। मैं आपको बता सकता हूं पूरे YouTube के ऊपर गारंटी है इस चीज की, अगर पूरे YouTube के ऊपर मैंने जो भी इस चैप्टर के अंदर वो मैप वाले वीडियोस बनाए हैं वैसा एक भी कंटेंट मिल जाएगा, अगले दिन उस वीडियो को मैं ऑफ करवा दूंगा। ठीक है, ये भी गारंटी है अपनी तरफ से, तो जरूर एक बार जाके जरूर देखना। ठीक है, इटालियन यूनिफिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वही चीज 2017, 18 और 12 के अंदर सेम जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, गियुसेप मैज़नी वगैरह कौन थे, गैरिबाल्डी कौन थे, उनके बारे में अभी हम इस वीडियो के अंदर आगे देख लेंगे। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उससे पहले मैं आपको इटली क्लियर करवा देता हूं। ठीक है ना, इटली कैसा दिखने में था, तो देखो इटली जो है वर्ल्ड मैप में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, वर्ल्ड मैप में इटली कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, अब कहानी यह है कि जो इटली है ना वो बट रखा था। ठीक है, कहानी यह है कि इटली जो है वो फ्रेगमेंट हो रखा था, वो बट रखा था। अब हमसे ये पूछा गया कि ये बटा हुआ जो इटली है वो एक साथ कैसे आ जाता है। ठीक है, कहानी पढ़ो। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रखा था इटली का यूनिफिकेशन से पहले। पॉलिटिकल डिसयूनिटी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इटली, हमारी इटली के अंदर एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, मतलब सभी लोग अलग अलग अपना जो रूल था वो अलग अलग जगह चला रहे थे। बिटवीन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द प्रेजेंट इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, इटली के अंदर हमें 7 स्टेट्स देखने को मिलते थे। उनमें से सिर्फ एक स्टेट था यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट था इस वाली जगह पे जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही इकलौता ऐसा प्रिंसली हाउस था इटली का जो हमें देखने को मिलता है। मतलब इटली इतना बड़ा है पर जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट है जो कि यहाँ पे था, उस सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अंदर ही हमें इटालियन प्रिंसली हाउस देखने को मिलता था। ठीक है, वॉज गवर्न बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। अब आगे देख लो क्या है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज वन ऑफ दीज 7 republics was governed by an Italian princely house. At that time, the Pope was ruled at the center of Italy. अब देखो यहाँ पे सार्डिनिया पिडमॉन हो गया, यहाँ पे हैब्सबर्ग अंपायर हो गया, उसके बारे में अभी भी देखेंगे। यहाँ पे रूल था पॉप का और यहाँ पे रूल था एक स्पेनिश बर्बन किंग्स का। यहाँ पे जो रूल था वो किसका था, स्पेनिश बर्बन किंग्स का। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग यहाँ थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग यहाँ थे। ठीक है, आगे एक बार बढ़ते हैं, फिर से मैं आपको इसी चीज को समझा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, यहां तक। हाँ, तो ये चीज आपने देख ली ना, बस अब यहां से आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। रोल ऑफ गियुसेप मैज़नी। अब गियुसेप मैज़नी नाम का एक बंदा आता है, उसने बोला इटली को यूनिफाई करना जरूरी है। कब बोल देता है, 1830s के अंदर वो बोलता है। ऐसा करने के लिए वो यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जहां पे ये लाइक मैंडेड लोग आके बातचीत किया करते होंगे। However, the uprising in 1831 and 1848 both fell short. 1831 और 1848 के अंदर अपराइजिंग मतलब कोशिश करी थी गियुसेप मैज़नी ने कि इटली को यूनिफाई किया जाए, पर फेल हो गए। आगे चलते हैं, both fell short. Even the ruling class desired a united Italy because it would foster the political and economic dominance. अभी तक हमने ये देखा था कि कोई भी जो रूलिंग क्लास थे, मतलब मोनार्की थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से लोगों में नेशनलिज्म आए। पर इटली के केस में हम ये देखते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो चाहती थी कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म आए ताकि लोग अपने आप से ही चाहे कि इटली को यूनिफाई कर लिया जाए। बस इसी चीज के कारण हम देखते हैं कि हमारा जो इटली है ना, वहां की जो रूलिंग पार्टी है उनको फायदा हो रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस फैलाने का। इसी कारण से वो कहते हैं कि चलो ठीक है, लोगों को करने दो नेशनलिज्म, इससे फायदा तो हमें ही होने वाला है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि गियुसेप मैज़नी का रोल तो हो गया। अब बात करते हैं रोल ऑफ कैवर की। अब कैवर कौन था, तो कैवर जो था ना वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का एक क्या था, चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। रोल ऑफ कैवर न्यूमरस वॉर्स लेड टू इटलीज यूनिफिकेशन। सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन आर्मी इन 1859 टू द स्किलफुल पॉलिटिकल अलायंस दैट चीफ मिनिस्टर कैवर फॉर्म विद फ्रांस। अब होता क्या है ना, देखो यहाँ पे कहानी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो मैप वाले वीडियो में तो और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है ना कि यहाँ जस्ट पीछे है फ्रांस, ठीक है ना, यहाँ पे है क्या, फ्रांस है यहाँ पे। ठीक है, फ्रांस, और ये रहा क्या, ये रहा हमारा इटली का सार्डिनिया पिडमॉन्ट और ये है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग।
तो यहाँ पे जो कावोर थे ना, वो यहाँ पहुंचते हैं फ्रांस को बोलते हैं एक काम करो हमारी हेल्प कर दो ताकि हम है ना इस ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हटा पाए। होता भी कुछ ऐसा ही है, 1859 के अंदर फ्रांस बोलता है कि चलो ठीक है। तो जैसे ही वो ठीक है बोलता है तो सार्डिनिया, पिडमोंट और फ्रांस दोनों मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग पे अटैक कर देते हैं। कई वॉर्स होती है और उसमें देखा जाता है कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। ओके, और ऐसे में ये जो पूरा एरिया है ना, अब वो आ जाता है सार्डिनिया पिडमोंट, मतलब इटालियन प्रिंसली हाउस के पास। अब ये एरिया हो चुका था, अब एक पॉप वाला और एक ये स्पेनिश रूलर्स वाला बचा था। क्या वो आ जाता है उनके पास? तो हाँ, वो भी आ जाता है और उसको लाने का काम होता है किसका? ग्यूसेप, या फिर मैं ये बात करता हूं गैरिबॉल्डी की। ठीक है, अब गैरिबॉल्डी का रोल देखते हैं। अब गैरिबॉल्डी क्या है ना, बड़े ही टेक्निकल आदमी थे। उन्होंने सोचा कि अकेले जाएंगे तो मार खा के आएंगे, तो एक काम करते हैं, लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं और साथ मिलके जाते हैं और साथ ही साथ क्या कर देते हैं, ये जो पॉप है ना यहाँ पे, इस पॉप को और ये स्पेनिश रूलर्स को यहाँ से हटा देते हैं। करते भी कुछ ऐसा ही है, कई सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स जो होते हैं वो ग्यूसेप गैरिबॉल्डी के साथ में चलना शुरू होते हैं। वो मार्च करते हैं साउथ इटली तक 1860 में। साउथ इटली, ये वाली इटली की बात हो रही है, ठीक है ना, ये देख लेना, ये इस वाले इटली की बात हो रही है। साउथ इटली तक वो लोग मार्च करते हैं और मार्च करने के बाद हमें देखने को मिलता है 1860 के अंदर वो सभी लोग जो होते हैं वो साउथ इटली के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, अपना सक्सेस, मतलब उनको सक्सेस मिल जाती है उसको, उसकी टेरिटरी को एक्वायर करने में। एंड विद द असिस्टेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज वाज एबल टू एक्सपेल द स्पेनिश ऑक्यूपेंट। जो टू सिसिलीज का एक छोटा सा किंगडम था वो स्पेनिश ऑक्यूपेंट्स को हराने में कामयाब हो जाता है और फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकंड को पूरे यूनिफाई इटली का किंग बना दिया जाता है 1861 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। What type of the flag was designed during the Swaraj movement in Bengal? Explain its main feature। 2016 और 2012 का एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें पूछा गया है कि एक स्वराज मूवमेंट जब चला था ना बंगाल के अंदर, तब उस समय हमें एक फ्लैग डिजाइन होता हुआ देखने को मिलता है। एक नया फ्लैग हमारे सामने आता है, उस फ्लैग के बारे में हमें बताना है। यही क्वेश्चन नीचे भी है। वो डिजाइन द स्वराज फ्लैग पहली बात किसने बनाया, व्हाट वर द फीचर्स, उसके फीचर्स क्या थे और कौन कौन से सिंबल्स उसमें यूज हमें देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी क्रिएटेड अ ट्राई कलर फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी और स्वराज मूवमेंट इन बंगाल। जब महात्मा गांधी को लगता है कि हमें हमारे इस देश के लिए कुछ एक नया सिंबल बनाना चाहिए, कुछ एक नया फ्लैग बनाना चाहिए, तो वो ऐसा कर देते हैं। और उन्हें ऐसा कब लगता है, जब वो स्वदेशी और स्वराज मूवमेंट चला रहे होते हैं बंगाल के अंदर। अब जो महात्मा गांधी एक नया फ्लैग लेके आते हैं, उस फ्लैग की खासियत क्या होती है वो हम बात करते हैं। देखो, महात्मा गांधी जो थे ना, वो चाहते थे कि पूरा देश जो है एकजुट रहे, पूरा देश की एक जो जनता है वो एक साथ मिलके काम करे। और सबसे बड़ी जनता उस समय में या आज की भी मैं बात करूं तो है क्या, हिंदू और मुस्लिम। तो इसी के लिए महात्मा गांधी जी ने उस फ्लैग के अंदर क्रिस्टेंट मून का यूज किया था ताकि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सके। इसी के साथ उसके अंदर हमें 8 लॉटसेस भी देखने को मिलते हैं, कमल के फूल देखने को मिलते हैं, जो कि उस समय के 8 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को बताते हैं। देखो, आज हमारे पास कितने हो सकते हैं, आज हमारे पास 28 प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, राज्य देखने को मिलते हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ 8 ही थे और 8 भी किसके हाथ में थे, 8 भी थे हमारे ब्रिटिश किंगडम के हाथ में, या फिर मैं कह सकता हूं ब्रिटिश रूल के हाथ में। 8 के बाद जो था ना वो इंडियन प्रिंसली हाउसेस थे, ठीक है ना, मतलब इंडिया के जो किंग्स वगैरह थे, मोनार्की थी, उसके हाथ में थे। आगे बात करते हैं। एडिशनली इट हैड अ ट्राई कलर और रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके है ना 3 कलर है, रेड, ग्रीन और व्हाइट। इन द मिडल वाज अ व्हील दैट स्पन। एक व्हील भी इसके बीच में देखने को मिलता है। ओके, इंडिकेटर ऑफ डिफाइंस, इट सिंबलाइज द सेल्फ हेल्प आइडल ऑफ गांधी। सेल्फ हेल्प आइडल जो है महात्मा गांधी का, वो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं। कैरिंग द फ्लैग एंड होस्टिंग इट इन द एयर ड्यूरिंग परेड्स और प्रोसेशंस केम टू रिप्रेजेंट डिफाइंस। ओके, जब कोई भी टाइप की उस समय में हम ये कह सकते हैं परेड्स, प्रोसेशन निकाले जाते थे, उस समय के अंदर हम देखते हैं सभी लोगों के हाथ में यही फ्लैग हमें देखने को मिलते थे। 2014 के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 टू बी कॉल्ड द हिस्टोरिकल सेशन।
1929 के अंदर लाहौर का एक कांग्रेस सेशन होता है, जो देखा गया कि उस समय में तो ज्यादा पॉपुलैरिटी उसकी हो नहीं पाई थी, पर अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस लाहौर कांग्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या हुआ था इस दिन, चलो पता लगाते हैं। तो देखो, ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो भी वही है, देख लेना, ठीक है। लीडरशिप चल रही थी जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। वायसरॉय लॉर्ड, अब देखो कहानी से स्टार्ट करता हूं, हुआ क्या था। लाहौर कांग्रेस हुई ना, उससे जस्ट पहले क्या हुआ था, ठीक है। कोई रीजन होगा, ऐसा ही थोड़ी है कि बस मिलने बैठ गए, वो क्या मिल बैठेंगे जब तीन यार, ऐसा वाला कोई सिस्टम थोड़ी हो रहा था, कोई कारण होगा। कारण क्या था वो देखते हैं। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को 1929 के अंदर अनाउंस करने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होती है और क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो देखो, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हमें देखने को मिलती है, अनाउंस तो हो जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया जा सके। इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करना था कि वो कैसा बनने वाला है। और साथ ही साथ उसमें एक बात और कही गई कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इंडिया को पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया जाएगा नहीं पता। साथ ही इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कही गई। डोमिनेंट स्टेटस देने का मतलब यह था कि इंडिया के ऊपर रूल तो किसका रहेगा, रूल तो रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का, हम उसके नीचे उसका एक डोमिनियन बन के काम करेंगे, ऐसी बातें कही गई। अब ऐसे में ये चीज जो है वो हमारे कांग्रेस के उस समय के युवा नेता यंग जो हमारे लीडर है जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्हें पसंद नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि लिबरल्स एंड मॉडरेटर्स इन कांग्रेस एट द पीरियड बिगन टू लूज इन्फ्लुएंस व्हाइल रेडिकल्स लाइक द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड टू पुश देमसेल्व्स मोर। ठीक है ना, ये लोग अब पिक्चर में आ जाते हैं। और इस लाहौर कांग्रेस के अंदर ये होता है कि हमारे कांग्रेस जो है वो ये प्रोक्लेम करती है, मतलब ये बोलती है कि जनवरी 26 1930 जो है ना वो हमारा एक इंडिपेंडेंस डे है। मतलब हम लोगों ने बोल दिया अंग्रेजों को कि डोमिनेंट स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने ही पास रखो। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जनवरी 26 1930 को इंडिपेंडेंस डे के एक रूप में मनाए जाने की बात कही गई और साथ ही यह बोला गया कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। इन ऑर्डर टू डिक्लेयर पूर्ण स्वराज इन दिसंबर 1929 कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू passed a resolution during the Lahore session। आगे बढ़ते हैं। The Congress designated January 26 as Independence Day after pronouncing पूर्ण स्वराज as total independence। ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा इन वाई डिड महात्मा गांधी फाइंड अ सॉल्ट अस पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट दी नेशन, एक्सप्लेन। 2017 और 16 का एक क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया कि महात्मा गांधी जी को ऐसा क्यों लगता था कि जो सॉल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल है हमारे इंडिया को एक नेशन बनाने का। मतलब आखिर ऐसा क्या स्पेशल क्या था, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च करी, तो आखिर सॉल्ट मार्च ही क्यों करी, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी मार्च क्यों नहीं करी, आखिर क्या इंपॉर्टेंस थी सॉल्ट की उनके लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इस सॉल्ट के बारे में पता करते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट दी नेशन बिकॉज एवरीवन ईट्स सॉल्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इंग्रेडिएंट इन क्यूजिन। हमें देखने को मिलता है कि जो सॉल्ट है ना वो इंडियन फूड के अंदर बहुत ही ज्यादा एक होता है ना इंपॉर्टेंस रखता है। फिर या फिर मैं ये कह दूं कि हर एक फूड में सॉल्ट की इंपॉर्टेंस तो होती ही होती है। सॉल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर एक फूड के अंदर। साथ ही भले ही गरीब हो भले ही अमीर हो, कम से कम सॉल्ट तो हर कोई खाता ही है। द कम्युनल पावर एक्सपोर्ट्स इट्स मोस्ट टाइनिकल साइड बाय लिविंग ऑन सॉल्ट एंड क्रिएटिंग अ मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। हमें देखने को मिलता है कि जो कम्युनल पावर है ना वो करती क्या है कि कई सारे इसके ऊपर टैक्सेस को लेवे कर देती है, जिसके वजह से इसकी कॉस्ट जो है इसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अब प्राइस बढ़ जाएगी तो पहले ही गरीब आदमी कुछ नहीं खा पा रहा, और उसके बाद जो सॉल्ट है उसके ऊपर भी आप टैक्स लेके हम क्या देखते हैं कि वो भी वो गरीब आदमी नहीं खा पाएगा। तो उसके वजह से हमें देखने को मिलेगा ना कि उसका हम एक जो फूड है वो खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। गांधी जी बिलीव दैट इफ अ मूवमेंट कुड बी organized to fight this operation which affects people from all sub economic classes it would bring the country together।
महात्मा गांधी जी ने सोचा कि ये जो सॉल्ट है वो तो सभी खाते हैं, सभी यूज करते हैं, और अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर सॉल्ट का मुद्दा बनाएंगे तो सभी लोग, सभी कास्ट, सभी इकोनॉमिक क्लासेस एक साथ आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम तो सभी को है। He thought Salt had his ability. He then handed the British government an ultimatum, but Irwin was averse for bargaining. अब हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जी कह देते हैं कि देखो भाई, सॉल्ट टैक्स हटा लो, नहीं तो सही नहीं होगा, ठीक है। बट जो लॉर्ड इरविन थे या वायसरॉय इरविन थे, वो ऐसी मांग को कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो करना हो कर लो। आगे देखते हैं, फ्रॉम द साबरमती आश्रम गांधी जी बिगन हिज वेल नोन सॉल्ट मार्च विथ हिज डिवोटेड 78 फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डांडी। अब महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं, डांडी तक जाते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, और वहां जाके वो इस पूरे सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ ये था कि कोई भी प्रोडक्शन जो है सॉल्ट का, वो फैक्ट्री के बाहर नहीं हो सकता है, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज है उनके बाहर नहीं हो सकता है। और महात्मा गांधी जी ने वो कर दिया, मतलब सॉल्ट लॉ टूट गए, और पूरे देश के अंदर फिर सॉल्ट लॉ टूटने लग गए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया ऑफिशियली बिगन आफ्टर दिस इज हाउ सॉल्ट स्पार्क्ड अ नेशनल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि सीबीएसई 2015, 13 और 12 के अंदर पूछा गया था। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of a same nation. Justify the statement. Nationalism जो है वो जब लोगों में फैलना स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है जब फैलता है, जब लोगों को लगने लगता है कि हम तो सभी लोग क्या हैं, एक ही नेशन के, एक ही सेम जगह पे रहने वाले लोग हैं, हम सभी लोगों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर विच प्रोमोटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियंस। हमसे ये पूछा गया कि ऐसी क्या क्या चीजें थी, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिसके वजह से इंडियंस को ये लगने लगा कि हम सभी लोग जो है वो एक बराबर हैं, हम सभी लोगों में कोई डिफरेंस भी नहीं है। आंसर की बात करते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग। अब देखो, सभी लोगों के बीच में ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्यों आती है, या फिर इसका कोई कारण की अगर हम बात करते हैं तो कारण आखिर क्या हो सकता है, या कारण क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। पहला था यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल का क्या मतलब है कि सभी लोग एक साथ आके लड़ना चाहते थे। यूनाइटेड स्ट्रगल होने के कारण, या फिर मैं ये कहूं कि लोगों की जिंदगी एक साथ एक जैसी होने के कारण ही हमें नेशनलिज्म फैलता हुआ दिखता है। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप एंड कम्युनिटीज यूनाइटेडली स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सभी लोगों को ब्रिटिश रूल से प्रॉब्लम थी, इसलिए स्वाभाविक था कि नेशनलिज्म उन लोगों के अंदर आता ही आता। कल्चर प्रोसेस, ठीक है ना, कल्चर तो हम बात कर ही चुके हैं अच्छे से। यूनिटी स्प्रेड थ्रू वेरियस कल्चर प्रोसेसेस लाइक द हिस्ट्री, फोकलोर, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट हेल्प इन स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। आगे बात करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी। द पेंटिंग ऑफ भारत माता वाज कॉमनली आइडेंटिफाई एज द मदरलैंड एंड इंस्पायर्ड द पीपल इक्वली। हम देखने को मिलता है कि भारत माता को क्या बना दिया, एक पब्लिक फिगर बना दिया गया कि हाँ, भारत माता जो है वो पूरा का पूरा हमारे इस देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और यही हमारी मदरलैंड है, और इस मदरलैंड के लिए ही हमें काम करना है। आगे बढ़ते हैं, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर्स। देखो, जैसे अंग्रेज भारत आते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारी हिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि इंडिया की कोई हिस्ट्री रही होगी। पर जैसे ही लोगों के बीच में हमें लगने लगता है कि हमारे बीच में नेशनलिज्म की कमी है, तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स और जो हमारे कई सारे हिस्टोरियंस होते हैं, वो फिर से पुरानी हिस्ट्री को आप सामने लेकर आने लग जाते हैं, रिवाइव कर देते हैं इंडियन फोकलोर को। Revival the folklore through folk songs, legends has been promoting traditional culture and restore a sense of pride in the past history and culture. आगे बात करते हैं, रोल ऑफ लीडर्स। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू अराउज द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म थ्रू देयर मूवमेंट, स्पीचेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। नेशनलिज्म आने का एक कारण यह भी था कि हमारे पास एक अच्छे नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, Who were इंडेंचर लेबर। इंडेंचर लेबर कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो जानेंगे। हाउ वर दे रिक्रूटेड, कैसे रिक्रूट होते थे, वो भी समझेंगे। एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ द इंडेंचर लेबर्स हु वेंट टू द वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब इंडेंचर लेबर्स को एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए लेकर जाता है एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या होता है उस जगह पे जाने के बाद। एक शॉर्ट नोट भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर होते हैं उन्हें ही हम
किस नाम से जानते हैं? इंडेंचर्ड लेबर के नाम से जानते हैं। बॉन्डेड लेबर्स कौन होते हैं? तो देखो, होता ये था कि उनसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था, उसके बाद वो कुछ सालों के लिए लेबर बन जाते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कि वो एक बॉन्डेड लेबर है, बॉन्ड किए हुए लेबर है। Bonded laborers known as indentured laborers were required by a contract to work for an employer for a set period of time in order to pay off their travel to a new economic location और होम। एक नई लोकेशन तक जाने के लिए, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना होता था? उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होता था किसी एम्प्लॉयर के नीचे। ठीक है, एजेंट्स हायर बिजनेसेस टू द हायरिंग रिसीव्ड अ लिटिल कमीशन फॉर देयर सर्विस। अब देखो, बिजनेस क्या करते थे ना, कि एजेंट्स को हायर करते थे। ठीक है, अब ये जो एजेंट्स है ना, वो जाते थे गांव-गांव और जाके वहां से लोगों को रिक्रूट करके लाते थे। अब बात आती है कि एजेंट्स ऐसा क्यों कर रहे थे? कोई भगवान का काम था क्या? नहीं, ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि इससे उन्हें अच्छा कमीशन मिलता था। इंडेंचर लेबर्स लिविंग कंडीशन वर अपीलिंग एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हुआ करती थी। देखते हैं, द endured difficult, inhuman and uncaring circumstances उन्हें देखने पड़ते थे। they were kidnapped by agents if they didn't want to migrate। अगर कोई बंदा मना कर देता था कि मेरे को तो नहीं जाना, इंडेंचर लेबर नहीं बनना, तो उसके बावजूद उसे किडनैप करके लेकर जाया जाता था। If they managed to get away, they would have to endure harsh punishment। अगर वो किसी एक लोकेशन पे, जैसे गुआना वगैरह पहुंचने के बाद, जैसे इंडिया से गुआना गए, वहां जाके वो लोग भागने लग गए, इधर उधर भागने लग गए, ऐसा करने लग गए कि वो बच जाए। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं, भागने को एक होता है ना, तैयारी कर लेते हैं, आप भाग जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देखने को मिलती थी। वेरी लिमिटेड लीगल राइट्स टू अप्लाई टू देम। बहुत कम लीगल राइट्स दिए जाते थे। इफ द वर्क वाज डीम्ड अनसैटिस्फैक्टरी, डिडक्शन वर मेड फ्रॉम देयर पे। अगर वर्क अच्छा नहीं लगता था तो डिडक्शन भी उनकी सैलरी में से कर दिया जाता था। सीबीएसई 2010 का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, एक्सप्लेन। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा जाता है? कारण क्या है, पता लगाना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिलता है। द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हमें देखने को मिलता है। 1919 में वो खत्म हो चुका था। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर कि उस समय जो वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी ना, वो सारी की सारी क्या कर रही थी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही थी। किनका? वो प्रोडक्शन कर रही थी वेपन्स का, ठीक है, या फिर वॉर रिलेटेड गुड्स का, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है। आंसर मिल गया, अब इसको सुन लेते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट विटनेस्ड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक, एरोप्लेन्स, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ था कि ये सारी मशीन्स वगैरह, जो प्लेन्स है, केमिकल वेपन्स है, वो यूज हो रहे थे। The world was characterized by political and economic unrest at that time. At this time, the First World War was the most horrific conflict ever। बहुत ही ज्यादा horrific ये conflict हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की इस पूरी वॉर की। तो देखो, To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains। इस लड़ाई के अंदर हम ये देखते हैं कि किसकी जरूरत थी? सोल्जर्स की जरूरत थी। ठीक है, मशीनें उस टाइम इतनी नहीं हुआ करती थी। हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको अराउंड द वर्ल्ड रिक्रूट किया जाता है। हर जगह से सोल्जर्स लाए जा रहे थे, और वो कैसे लाए जाते थे? लार्ज शिप्स के अंदर उन्हें भर भर के लेकर आया जाता था। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज डिवास्टेटिंग। हम देखते हैं कि कई सारे डेथ्स और डिस्ट्रक्शन हमें देखने को इसमें मिलते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिवास्टेट हो जाता है। 9 मिलियन पीपल वर डाइड। 9 मिलियन पीपल जो है इसमें मारे गए। 20 मिलियन जो हो गए, क्या हो गए? वो इंजर्ड हो गए, विच वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म। अगर इंडस्ट्रियल आर्म्स का यूज नहीं होता, वेपन्स का यूज नहीं होता, तो हो सकता था कि हम कई सारी जानें बचा पाते, पर हमने उनका यूज किया। इसके कारण हमें देखने को मिला कि कई सारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। सीबीएसई 2013, 14, 16 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 ऑन इंडियन इकोनॉमी।
1929 के अंदर जब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होने के बाद उसके बाद हम देखते हैं 1929 के अंदर हमें द ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन रहा उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर रहा उसकी बात की जा रही है, तो चलो देखते हैं। अराउंड 1929 द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड रीजन वेंट थ्रू कैटास्ट्रोफिक टेरिबल डिक्रीजेस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड थ्रू आउट दिस टाइम। अब ये डिप्रेशन क्या था, ठीक है, किस चीज का डिप्रेशन था वो हम पता लगा लेते हैं। जैसे ही ये डिप्रेशन होता है, मतलब जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है, कई लोग जो है वो देखते हैं कि प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में, ट्रेड में, हर एक जगह के अंदर लोगों को कैटास्ट्रोफी का सामना करना पड़ रहा था। कैटास्ट्रोफी उनके सामने क्यों थी? कैटास्ट्रोफी उनके सामने इसलिए थी क्योंकि वो कुछ भी अब नहीं कर सकते थे, वो अब अर्निंग भी नहीं कर सकते थे। कॉलोनियल इंडिया had developed into an importer of manufacturer goods and an exporter of the agriculture goods by the 19th century। हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंडियन कॉलोनियल इंडिया जो था ना, वो क्या करने लग गया था? इंपोर्टर बन गया था। किसका? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और एक्सपोर्टर बन गया था एग्रीकल्चर गुड्स का 19th सेंचुरी के अंदर। The following are some immediate effects of the Great Depression on Indian trade। अब कुछ इमीडिएट जो हमारे एक बात कर सकते हैं डिप्रेशन के इफेक्ट रहे होंगे उनकी बातें कर लेते हैं। बिटवीन 1928 एंड 1934 इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट प्रैक्टिकली फेल इन हाफ। 1928 से 1934 के अंदर हमारे जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थे वो आधे रह चुके थे। प्राइसेस जो थी इंडिया के अंदर, या फिर मैं बात करूं ग्लोबली, गिरते जा रहे थे। फार्मर्स और पीजेंट्स जो थे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कई सारे क्या बोलते प्रॉब्लम्स को। साथ ही साथ जो अर्बन ड्वेलर्स थे, मतलब शहर में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, द कॉलोनियल अथॉरिटी रेजिस्टेड लोअरिंग इट्स टैक्स एक्सपेक्टेशन। हम देखते हैं कि सभी जगह लोगों के पास अब पैसा कमाने की या इनकम आने की कोई जगह नहीं दिख रही थी, पर उसके बावजूद भी कॉलोनियल जो कंपनीज थी या कॉलोनियल जो एरा था वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं था। द हार्डेस्ट हर्ट वर पीजेंट हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। The price of raw jute fell by more than 60% when gunny export plummeted। हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ना, वो उन पीजेंट्स को हुआ जो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, अब उसमें भी हम देखते हैं कि हम बात करते हैं रो जूट की, तो रो जूट से बनते हैं गनी बैग्स। ठीक है, गनी बैग से क्या होता है? गनी बैग से चीजों के अंदर उसमें डाल के उसे एक्सपोर्ट किया जाता था या इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, अब गनी बैग की जो रिक्वायरमेंट थी वो मार्केट में नहीं थी, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है 60% प्राइसेस जो थी ना वो रो जूट की उस समय तक गिर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट अकर्स्ड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ डेब्ट। इस कारण से जूट्स के जो प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर डेब्ट बढ़ता जा रहा था। द ग्रेट डिप्रेशन हैड एन इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इट ओपन द पुअर फॉर गांधी जी टू स्टार्ट द इंडियन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब होता यह है 1929 के अंदर क्या थे? सभी लोग परेशान थे, और 1931 के अंदर या 1930 के अंदर ही आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब शुरू होने वाला था। तो उसके अंदर 1929 के इस ग्रेट डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि सभी लोग परेशान हो गए थे, वो इन चीजों से निकलना चाहते थे। अब 2013, 12 और 15 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इज मीन बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। की आखिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंग्लिश कंट्रीसाइड दैट क्रिएटेड कंडीशन फॉर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कंडीशंस की बात करेंगे 18th सेंचुरी के अंदर, जो कि हमें इंग्लिश, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के कंट्री साइड में देखने को हमें मिली थी। इंग्लिश कहाँ रहते हैं? इंग्लिश लोग कहाँ होते हैं? तो इंग्लिश लोग जो है वो इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो वहां के प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री सेटअप करना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। तो इस दौर से पहले हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मशीन का यूज होने से पहले, नए सेटअप होने से पहले किस तरीके से काम चलता था, उसके बारे में हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बात करते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर द नीड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट वाज कैरिड आउट एट द डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स बट नॉट एट फैक्ट्रीज। ठीक है, पहले भी प्रोडक्शन तो हो रहा था,
पर पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, प्रोडक्शन घरों पे होता था और अच्छी क्वांटिटी में भी होता था। इट हैड द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन रूरल लाइफ इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। पर इसने एक बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया था 18th सेंचुरी इंग्लैंड की रूरल लाइफ को। ठीक है, क्या था? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी, गिल्ड्स वर एस्टैब्लिश इन द सिटीज एंड प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। हम देखते हैं जब मशीन नहीं आई थी ना मार्केट के अंदर, तो होता क्या था ना, सिटी के अंदर गिल्ड्स बना लिए जाते थे, ग्रुप बना लिए जाते थे और वही प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, अब ऐसे में जब हमारे पास मशीन आ गई तो क्या हुआ? मशीन आने के बाद तो हर कोई प्रोडक्शन कर ही सकता था। आगे बढ़ते हैं। इन द अर्बन एरियाज गिल्ड्स वर सेट अप व्हिच प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मच बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन। गिल्ड्स अपना प्रोडक्शन कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर मैं ये कहूं कि मशीन के इंट्रोडक्शन से पहले भी। इन द रूरल एरियाज द मर्चेंट्स हैड सेट अप देयर ओन प्रोडक्शन यूनिट्स वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय द वर्कर्स। मैनी वर्कर्स इवन प्रोड्यूस इन देयर फैमिली फार्म्स। हम देखते हैं रूरल एरियाज के अंदर जो मर्चेंट्स थे उन्होंने खुद का प्रोडक्शन जो था वो सेट कर रखा था। हम देखते हैं कि कई सारे जो वर्कर्स है ना, वो अपने फैमिली फार्म्स में भी क्या किया करते थे? फैमिली फार्म्स के अंदर भी काम किया करते थे। दोनों चीजें एक साथ चला रहे थे। By working for the merchants, they could continue to cultivate their small plots. Income for proto-industrial production supplemented their income. होता ये है ना कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सिटीज में गिल्ड का रूल था। गिल्ड का मतलब है गिल्ड मोनोपोली थी, गिल्ड किसी नए को आने भी नहीं देती थी, साथ ही साथ जो गिल्ड काम कर रही है वो गिल्ड ही कर सकती है, मतलब जो ग्रुप है ना वही काम कर सकता है। तो ऐसे में अब मर्चेंट्स को तो प्रोडक्शन करना था ग्लोबल मार्केट के लिए। अब मर्चेंट्स ने क्या किया? मर्चेंट ने बोला कि सिटी में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं गांव। ठीक है, गांव में हम प्रोडक्शन करवाते हैं वहां के लोगों से, वहां के वर्कर से। अब वहां के लोगों से प्रोडक्शन कराने में दो फायदे थे। मर्चेंट को फायदा ये था कि उसे प्रोडक्शन मिल रहा था, प्रोड्यूस मिल रहा था। वहां के लोगों को फायदा ये था कि उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो गांव में रह के ही सारा काम कर पा रहे थे। वो अपना इनकम भी जनरेट कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, और साथ ही साथ वो है ना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन भी कर रहे थे। मतलब क्या था ना कि वो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कर रहे थे, साथ ही साथ वो अपना जो काम है, मतलब जो मर्चेंट्स का दिया हुआ काम है वो भी फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 और 2014 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 में अभी आ चुका है। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। Despite stiff competition from machine-made threads, the Indian handloom production not only survived but also saw a steady growth in the 20th century. Explain reasons in favor of your answer. पूछा जा रहा है कि मशीन के आने के बाद, मतलब मशीन से बने हुए थ्रेड्स, मतलब धागे, मशीन से बने हुए थ्रेड्स के आने के बाद भी इंडियन हैंडलूम्स जो है वो सर्वाइव ही नहीं करता, इवन वो एक ग्रोथ भी देखता है 20th सेंचुरी में। अब ऐसा क्यों था? हम देखते हैं कि मशीन के आने के कारण कई सारी जॉब्स जो थी वो जा चुकी थी। मशीन के आने के कारण हम ये देखते हैं कि कई सारी चीजें अब चेंज हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी इंडियन हैंडलूम जो है वो सर्वाइव नहीं करता, इवन वो तो स्टेडी ग्रोथ भी दिखाता है, मतलब एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन जो है वही यहाँ नीचे भी है, हाउ हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंड स्टेडली इन दी 20th सेंचुरी। बस पूछा ये जा रहा है कि जब सभी लोगों को मशीन से नुकसान हो रहा था तो इन्हें कैसे फायदा या बेनिफिट हो जाता है। The spinning businesses was destroyed in the 19th century by inexpensive machine-made thread, but Indian weavers persisted and steadily increased in the 20th century due to the following factor. हम देखते हैं स्पिनिंग बिजनेस आने के बाद 19th सेंचुरी के अंदर हमारे जो ये मशीन मेड थ्रेड थे ना वो पूरे मार्केट को कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। ठीक है, पर उसके बावजूद भी इंडियन जो हमारा वीवर्स है वो क्या करता है? परसिस्ट करता है और साथ ही साथ ग्रोथ भी करता है। क्यों? इंडियन वीवर्स स्टार्टेड यूजिंग फ्लाइंग शटल विच एनहांस आउटपुट पर वर्क, स्पीड अप प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द नीड फॉर लेबर। हम ये देखते हैं कि जो इंडियन वीवर्स है ना वो बड़े ही चालाक थे। वो क्या करते हैं, जैसी मशीन आती है ना वो भी फ्लाई शटल मशीन लेके आ जाते हैं, मतलब जो भी फ्लाई शटल था उसे वो लेके आ जाते हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं। जब फ्लाई शटल से प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, उससे उसकी कॉस्ट भी कम आती है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। द वेवर्स प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, सम ऑफ विच वर रफर देन अदर्स। क्या होता है
कि जो वेवर्स होते हैं ना, वो कई सारी वैरायटी के अंदर फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ भी होते हैं। रिच पीपल जो थे, मतलब रिच परचेज द मोर एक्सपेंसिव टाइप्स एंड ड्रॉट्स और फेमाइन्स हैड नो इम्पैक्ट ऑन द सेलिंग ऑफ बनारसी एंड बालाचुंदरी साड़ीज। अब होता क्या है ना, देखो, जिस आदमी के पास पैसा है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि भले फेमाइन है भले ही ड्रॉट है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो इंडियन हैंडलूम था वो महंगा हुआ करता था। अब ऐसे में जो ये रिच उसके क्लाइंट्स थे, मतलब जो रिच कस्टमर हुआ करते थे, रिच लोग हुआ जो करते थे ना, उन्हें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं थी कि भले ही कोई भी ड्रॉट आ जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। उन लोगों का जो एक एक्सपेंसेस थे, जो एक्सपेंस थे, वो रेगुलर रहते थे। तो ऐसे में गरीबों के पास जहाँ पे एक प्रॉब्लम आने के बाद पैसा नहीं बचता था, पर अमीरों के पास पैसा बचता था। इसीलिए ही हम देखते हैं कि महंगा होने के बावजूद इंडियन हैंडलूम जो है वो ग्रोथ करता है। Males were unable to replicate specialized weaves like the woven borders on saris, the well-known lungis and handkerchiefs of Madras, etc. अब देखो, मील्स वगैरह आ गई थी, मशीन वगैरह आ गई थी, पर दिक्कत ये थी ना कि मशीन्स वगैरह ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हैंडमेड या फिर हैंडलूम्स का कंपटीशन नहीं कर सकती थी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक जो हैंडमेड है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन भी तो होगा ना, तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल था। पर ये पॉसिबल किस में था, जब चीज हाथ से बनाई जाए, मशीन से नहीं। मशीन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है 2013 और 2018 में आया हुआ। By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization in India. Explain. हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी के अंदर कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस लेकर आते हैं। 2013 और 2018 का ये क्वेश्चन है। आंसर है, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन हैड एन इंपैक्ट ऑन इंडियाज पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कई सारे ऐसी चेंजेस आते हैं, कई सारे ऐसे मॉडिफिकेशन आते हैं जो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को चेंज कर देते हैं। कैसे? द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऑल ओवर जो भी हमने ये अभी क्वेश्चन देखा ना, इसका ऑल ओवर जो भी सिस्टम है वो हमें अब यहां पता पड़ेगा पॉइंट्स वाइज। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। हम देखते हैं कि जो बॉयकॉट है, जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था, उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। आफ्टर बंगाल वॉज डिवाइडेड द स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज। जैसे ही बंगाल को डिवाइड किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट चला दिया जाता है। इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। इसकी एक पॉजिटिव साइड थी, एक इसकी नेगेटिव साइड थी। नेशनलिस्ट बोथ इंकरेज पीपल टू यूज जस्ट स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड इंकरेज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। हमें ये देखने को मिलता है इस स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट के थ्रू कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो यूज ना करे फॉरेन प्रोडक्ट्स को, वो यूज करे हमारे देसी, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को। आगे देखते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट विथ मिक्स्ड रिजल्ट। द इकोनॉमी वॉज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय दिस शिफ्ट। इससे हमें देखने को मिलता है कि हमारा फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है हमारे खुद के गुड्स का, वो बढ़ जाता है। द इकोनॉमी वॉज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय दिस शिफ्ट। डिमांड फॉर इंडियन आइटम्स पर्टिकुलरली क्लोथिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव्स। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर्म देयरसेल्व्स टू सेफगार्ड देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। हम देखते हैं कि कई सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे वो अपनी एसोसिएशन के अंदर ये चीजें बोलते हैं कि हमें अब हमारे इंटरेस्ट को बचाना होगा, हमें बचना होगा इन फॉरेन गुड्स से। दे पुट प्रेशर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड मेक अदर चेंजेस। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आप एक काम करो, टैरिफ प्रोटेक्शन दो हमें ज्यादा से ज्यादा, और कई सारे और भी चेंजेस हमें करके दो। एक्सपोर्ट टू चाइना आर डिक्लाइनिंग। हम देखते हैं 1906 के बाद कई सारे जो एक्सपोर्ट है चाइना को जाने वाला वो डिक्लाइन होने लग जाता है। द अमाउंट ऑफ इंडियन यार्न एक्सपोर्टेड टू चाइना हैज डिक्रीज एज चाइनीज एंड जापानीज मिल गुड्स हैव सैचुरेटेड द चाइनीज मार्केट। हम देखने लगते हैं कि चाइना के अंदर हमारा जो इंडियन यान है ना, उसका एक्सपोर्ट जो था अब वो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि चाइनीज मार्केट और जापानीज मार्केट अपने आप से ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण हम देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर एक लोड आता है कि अब उन्हें जो यान है उसका प्रोडक्शन नहीं करना है। एज अ रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टेड स्विचिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यान टू टेक्सटाइल। अब हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, चाइनीज लोगों ने यान तो बना लिया,
ठीक है, पर क्लोथ थोड़ी बनाए हैं, टेक्सटाइल थोड़ी बनाए हैं। तो हमने ये देखा कि चलो एक काम करते हैं, यार्न का एक्सपोर्ट बंद करते हैं, उसकी जगह हम शुरुआत कर देते हैं किसकी? उसकी जगह हम शुरुआत कर देते हैं इस क्या कहते हैं टेक्सटाइल्स की, ठीक है ना। यार्न की जो है वो तो हम बंद कर देते हैं, टेक्सटाइल की शुरुआत कर देते हैं। इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गुड्स इंक्रीज ओवर टू फोल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912। हम देखते हैं कि कॉटन गुड्स का जो प्रोडक्शन है या फिर जो एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ जाता है कि वो टू फोल्ड का हो जाता है, मतलब 10% के वो ऊपर चला जाता है 1900 से 1912 के बीच में। अगला जो रीजन है जो इंपैक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वो है फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज स्लगिश पीरियड टू वर्ल्ड वॉर वन। जो हमारा वर्ल्ड वॉर वन है उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मैनचेस्टर इंपोर्ट टू इंडिया, मैनचेस्टर से आने वाले जो टेक्सटाइल थे इंडिया में वो कम हो जाते हैं, या फिर मैं ये कहूं बंद ही हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ब्रिटिश मिल्स होती है वो कहां काम करना स्टार्ट कर देती है? वो काम करना स्टार्ट कर देती है वॉर टाइम आउटपुट्स के लिए, मतलब जो वॉर के लिए नीडेड गुड्स थे उनका प्रोडक्शन मैनचेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, और मैनचेस्टर में जो पहले टेक्सटाइल बन रहा था उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब हमें ये देखने को मिलता है कि मैनचेस्टर में ये बंद हो गया है, तो अब क्या होने वाला था? इंडिया में भी मैनचेस्टर गुड्स का इंपोर्ट कम होने वाला था, बंद होने वाला था। द होम मार्केट फॉर इंडियन मिल सडनली एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन मार्केट था हमारे खुद के एक प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इंडियन फैक्ट्रीज हैड टू serve various military needs as the conflict dragged on. As a result, factories were built and the old factories were given numerous shift. हम देखते हैं कि जब वॉर चल रहा था ना तो हमें भी वॉर गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो इसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि हम भी ज्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए नई फैक्ट्री सेटअप करने लगते हैं। जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश थी उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़वाते हैं, मल्टीपल वहां पे शिफ्ट्स को लगाते हुए। आगे हम बात करते हैं, एट दैट टाइम इंडियन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस ग्रोथ, मैनचेस्टर वाज अनेबल टू रीगेन इट्स प्रीवियस पोजीशन टू द इंडियन मार्केट आफ्टर द वॉर। और इसके बाद देखा गया कि इंडियन मार्केट के अंदर फिर से कभी भी हमें देखने को नहीं मिले मैनचेस्टर गुड्स, क्योंकि उस टाइम ये हो चुका था कि मैनचेस्टर क्या है ना खुद के ही अंदर घूम चुका था, और घूमे हुए पर्सन को वापस से कहीं जगह मिलने वाली नहीं थी। ना ही तो उन्हें चाइनीज मार्केट में, ना ही उन्हें जापानीज मार्केट में, और ना ही उन्हें इंडियन मार्केट में जगह मिलती है। 2012 और 2019 का जो हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड बुक्स क्रिएट न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल। किस तरीके से बुक्स के वजह से एक नया कल्चर हमें देखने को मिलता है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। अब आ चुके हैं हम इस पूरे हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के ऊपर, प्रिंट एंड कल्चर वाले पे, ठीक है। हाउ एट द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चलो बात करते हैं। इन द फॉलोइंग वेज द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड बुक्स लेड टू अ न्यू रीडिंग हैबिट्स। हमें देखने को मिलती है कई सारी नई रीडिंग हैबिट्स जो है वो सामने हमारे आती है। ओनली द एरिस्टोक्रेसी वाज परमिटेड टू रीड अर्लियर। पहले क्या था ना, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी ही पढ़ने के लिए एक ना अलाउ की गई थी कि सिर्फ एरिस्टोक्रेसी ही पढ़ सकती है। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स वर रीड अलाउड, बैलेट्स वर रिसाइटेड एंड फोक टेल्स वर टोल्ड टू कॉमन पीपल। पहले क्या होता था ना कि जो होली स्क्रिप्चर्स वगैरह होते थे, जो होली बैलेट्स वगैरह होते थे, उनको लोगों के बीच में पढ़ा जाता था, मतलब एक जैसे पढ़ना आता है वो पढ़ता था और बाकी सभी लोग जो है बैठ के उसकी सुनते थे। नाउ दैट बुक हैव वाइडली स्प्रेड, द रीडिंग पब्लिक हैज ग्रोन रेदर देन द हियरिंग पब्लिक। अब क्या होता है कि जो रीडिंग पब्लिक है वो बढ़ने लगती है और हियरिंग पब्लिक जो है धीरे धीरे कम होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाहते थे ना वो खुद पढ़ना सीख जाए। जब वो लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अच्छा इस बुक में ये लिखा है, अच्छा इस बुक में ये लिखा है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना बुक हम भी पढ़ना शुरू कर दे। कुछ आलसी होंगे जो उस टाइम भी बुक नहीं पढ़ना चाहते होंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सब लोगों का थिंकिंग एक था। पॉपुलर बैलेट्स एंड फोक टेल्स विद द स्टनिंग ड्राइंग्स स्टार्टेड टू अपीयर इन प्रिंट। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद प्रिंट के अंदर कई सारी ड्राइंग्स जो है, कई सारी जो पिक्चर्स भी है वो हमें देखने को मिलती है। एट गैदरिंग्स दिस कुड बी संग और रिसाइटेड। गैदरिंग्स में उन्हें पढ़ा जाता था। द गैप बिटवीन ओरल एंड रिटन कल्चर श्रैंक एज अ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, रिजल्टिंग इन अ मिक्सिंग ऑफ द हियरिंग एंड रीडिंग पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि एक है ना गैप जो था रीडिंग पब्लिक के बीच में और हम बात करते हैं रिटन पब्लिक के बीच में, वो कम हो जाता है ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आने के कारण। अब ये दोनों चीजें जो थी ना वो आपस में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई 2012 के अंदर 14 में, 13 में, 11 में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट अबाउट द डिफरेंट इनोवेशन इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दौरान आए हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो इनोवेशन थे उसके बारे में आपसे पूछा गया है। कौन कौन से इनोवेशन थे, कैसे इनोवेशन हो रहे थे, वो सारे यहाँ पे हमें बताने हैं। Mention any three innovations which improved the printing technology after the 17th century। 17th century के बाद किस तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस आते हैं वो बताने हैं। वही क्वेश्चन यहाँ नीचे भी देखने को मिलेगा। द प्रिंटिंग इंडस्ट्री अंडरवेंट एंड अ नंबर ऑफ इनोवेटिव डेवलपमेंट थ्रू आउट द 19th century। इट वाज देन ओके। The power-driven cylindrical press was refined by Richard M. Hoy of New York by the middle of the 19th century। 19th century के अंदर पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेस आ जाती है, जिसको कौन रिफाइन करते हैं? रिचर्ड एम होई। ओके, कहां के थे? न्यूयॉर्क के थे। इट वॉज वेरी हैंडी फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बिकॉज इट could print 8000 शीट्स पर आवर। 8000 शीट्स पर आवर की कैपेसिटी, मतलब न्यूज़पेपर बनाने की जो कैपेसिटी थी वो किससे आई थी? रिचर्ड एम होय के इस इनोवेशन से आ चुकी थी। आगे बात करते हैं द ऑफसेट प्रेस विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर एट वंस वाज क्रिएटेड इन द 19th सेंचुरी। एक ऐसी ऑफसेट प्रेस बनाई गई जो एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं 6 अलग अलग कलर्स में प्रिंट कर सकती थी। इलेक्ट्रिकली ड्रिवन प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। कई सारी इलेक्ट्रिकल प्रेसेस भी हमारे सामने अब देखने को हमें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। Additional advancements include the development of automatic paper reels and the photoelectric controllers for the color register as well as higher plate quality and paper feeding techniques। ये कुछ ऐसे innovations थे जिसने और further जो print है उसको help किया। लास्ट है मेजर नोवेल्स वर serialized in 19th century magazines which gave rise to a specific style of नोवेल राइटिंग। हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर कई सारी मैगजीन्स जो है स्पेशलाइज्डली हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं 2012, 10 और 10 के क्वेश्चन है। Which was the first book printed by Gutenberg? Explain any 4 unique features of it। हम ये देखते हैं कि हमें गुटेनबर्ग की पहली बुक के बारे में बात करनी है कि कौन सी ऐसी बुक थी जो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बनाई होगी और साथ ही उसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स थे। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। तो समझ गए कौन सी बुक है? बाइबल ही है। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। तो देखो, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक बाय गुटेनबर्ग वाज बाइबल, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बाइबल। पहली सबसे बुक कौन सी थी? बाइबल थी। उस बाइबल के कुछ फीचर्स क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। Only about 50 of the 180 Bibles that Gutenberg printed have survived। 180 Bibles Gutenberg प्रेस के अंदर बनी थी 1400 के आसपास में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ही अभी तक सर्वाइव कर पाई है, वो भी बहुत बड़ी बात है। The new Gutenberg press was used to be print the book with metal type, but the painters painstakingly painted and lettered with borders। कहने का मतलब ये है ना कि देखो, गुटेनबर्ग प्रेस जो है वर्ड्स तो प्रिंट कर देती थी, अब आसपास के अंदर जो भी आपको पेंट वगैरह कराना है वो जो पेंटर्स होते होंगे वो उस टाइम वो करते थे। आगे चलते हैं। दो कॉपीज वर ऑल यूनिक, एवरी कॉपी हैज अ यूनिक पेज लेआउट। हर एक कॉपी का एक अलग ही पेज लेआउट हमें देखने को मिलता है, हर कॉपी अलग हमें देखने को मिलती थी। एलिट्स प्रीफर्ड द बुक्स ओरिजिनलिटी, दे वुड नॉट शेयर व्हाट दे हैड विद अदर्स। तो जो एलिट्स होते थे, मतलब पैसे वाले लोग जो होते थे ना, वो ओरिजिनल कॉपी लेना पसंद करते थे, कॉपी वगैरह ये नहीं लेना पसंद करते थे। ठीक है, ओरिजिनल बुक ही चाहिए होती थी। Gutenberg printed the text in black, leaving blank areas for later color additions। The holy books cover and color might be chosen by each owner। देखो क्या होता था ना कि गुटेनबर्ग ने जो प्रिंट बनाया, जो कि उसने प्रिंटिंग वगैरह बनाई, उसमें वो क्या करता था कि कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह एक ऐसे है ना ब्लैक कलर यूज करता था जिससे बीच बीच में जो प्रिंट होता था ना वो तो ऐसे दिखने लग जाता था। अब ये जो साइड बाई साइड का जो एरिया है ना, यहाँ पे जिसको जैसी मर्जी आए वो वैसा कलर करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In various locations throughout this book, the uses of color in the letters served two purposes। इससे two purposes solve हो रहे थे। It added color to the page। इससे कलर को पेज जो पेज है उसको कलर मिलता था। To emphasize the importance of the holy words, it underlined each one। ठीक है, जो holy words थे, मतलब जो important words थे ना, उनको ये highlight कर देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 15, 12 और 12 के अंदर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल।
इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। उसके बाद इंडियन प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरीके से 19वीं सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी को चेंज किया या फिर उसके माइंडसेट को है ना शेप किया, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हाउ डिड द प्रिंट इनिशिएटिंग या फिर इनिशिएट पब्लिक डिबेट्स एंड अफेक्ट द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, पढ़ते हैं क्या होता है कि एक बार जब इंडिया के अंदर ये हमारी ओवल ओवर जो ये सिस्टम वाला था या फिर हम ये कहें प्रिंट जो था वो आ चुका था। एक चीज और अच्छे से याद रखना बच्चों, जो भी हाफ ईयरली के बाद चैप्टर हुए होंगे ना आपकी स्कूल के अंदर, वो चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसमें इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये वाले चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ एक दूसरी बात और भी याद रखना, जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं ना हर एक सब्जेक्ट के, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो हर एक चैप्टर भले ही कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपके बेसिक्स उसको लेके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये वाली बात थी, छोटी सी कर लेना। आगे बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की। द प्रिंटिंग प्रेस हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन 19वीं सेंचुरी इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का 19वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है तो देखो, देयर वर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है ना, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, अच्छे भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है। बिगिनिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर हेटेड डिस्कशन ऑन रिलीजन मैटर्स। द बिलीफ ऑफ वेरियस रिलीजन वर रीइंटरप्रेटेड बाय वेरियस ग्रुप्स इन कॉलोनियल सोसाइटी। कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारे जो रिलीजियस डिस्कशन है ना मैटर्स के ऊपर, वो शुरू हो जाते हैं। मतलब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये रिलीजन ऐसा नहीं होना चाहिए था, रिलीजन में ये होना चाहिए था, रिलीजन में वो होना चाहिए था, रिलीजन ऐसा, रिलीजन वैसा, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। न्यूज़पेपर बोथ डिसमिनेटेड द नोवल कॉन्सेप्ट्स एंड द इन्फ्लुएंस द डिबेट्स टोन। ठीक है ना, न्यूज़पेपर आने के कारण लोगों के पास फैक्ट्स वगैरह आ गए थे, तो लोगों के डिबेट करने का जो तरीका था ना वो भी अब बदल चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्जर पब्लिक वाज एबल टू जॉइन इन दिस कन्वर्जेशन एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एज न्यू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज इमर्ज। हम ये देखते हैं कई सारे नए नए आइडियाज आते हैं, कई नए सारे कन्वर्जेशंस आते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को अपने साथ लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। In the 19th century, a heated debate between Hindu orthodoxy and social and religious reformers began to take shape. हमें देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी के अंदर एक हीटेड डिबेट जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को लेके शुरू हो जाती है। कई सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे वो अब हमारे सामने आते हैं। कंसर्निंग द ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड, आइडोलेट्री, विडो एमोल्यूशन, मोनोथिज्म एसेट्रा। कई सारे ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड, आइडोलेट्री, विडो एमोल्यूशन, मोनोथिज्म जैसी चीजें हमारी सोसाइटी में थी, और उसको लेके अब हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स की बातें चल रही थी। हमारी सोसाइटी में बात अब ये चल रही थी कि अब हमें है ना इन चीजों को चेंज करना चाहिए। आइडोलेट्री चेंज करनी चाहिए, विडो एमोल्यूशन जो है वो चेंज करना चाहिए, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है, मोनोथिज्म्स को चेंज करना चाहिए, मतलब सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम देखते हैं एक राजा राम मोहन रॉय आते हैं, जिन्होंने एक संवाद कुमुदीलाम की एक बुक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में बातें भी करी थी। उनको जवाब देने के लिए, मतलब राजा राम मोहन रॉय को जवाब देने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने भी समाचार चंद्रिका को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो सोसाइटी में व्यूज हैं वो ज्यादा शेप ना हो पाए। 2% न्यूज़पेपर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जामे जहांनामा एंड द शमसुल अकबर एज वेल एज द गुजराती डेली, बॉम्बे समाचार वर पब्लिश एट दैट पीरियड। इस पीरियड में ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। द उलेमा इन नॉर्थ इंडिया ट्रांसलेटेड सैक्रेड टेक्स्ट into the Persian and Urdu and printed religious periodical using low cost lithographic presses। ठीक है ना, एकदम सस्ती जो लिथोग्राफिक प्रेसेस थे उनका यूज करते थे उलेमास। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में वो क्या करते थे कि जो अपना टेक्स्ट है, जो अपनी खुद की जो बातें हैं रिलीजन को लेके, ठीक है ना, वो उर्दू और जो हमारी पर्शियन लैंग्वेज है उसके अंदर भी वो करने लग गए थे। ठीक है, इनटू पर्शियन एंड उर्दू एंड प्रिंटेड रिलीजियस periodicals। ठीक है, आगे चलते हैं। They were concerned that the colonial rule might alter their domestic laws. They were able to combat this phobia with the aid of Urdu print। हमें देखने को मिलता है कि जो उलेमास वगैरह थे ना, वो डर रहे थे कि अरे यार ये तो चीज सही नहीं हो रही, और ये चीज सही क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को डर है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो रूल है, लोग नहीं मानेंगे। प्रिंट इनेबल ग्रुप
एंड द इंडिविजुअल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डेवलप देयर ओन पर्सपेक्टिव। कई सारे जो लोग हैं उनके खुद के जो एक होते हैं ना इंटरप्रिटेशन जो है, पर्सपेक्टिव जो है ना, वो हमें देखने को अब मिलने वाले थे। और आज के इस वीडियो के साथ हम यही खत्म करते हैं ये पहली सीरीज जिसमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बातें करी है। अगली सीरीज में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसके अगली में हम सिविक्स की बात करने वाले हैं। तो ऐसे में आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री को लेके, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, वो सारे कवर हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।